हिंदी कहानी प्रतिशोध। नमस्कार दोस्तों, किरण वाई की कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। आज एक रहस्यमयी रोमांचक कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आशा है कि आपको जरूर पसंद आएगी। कहानी को समझने के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखें। वैसे तो सिया की सुहाग से सजी हुई थी, जिस पर दुल्हन बनी बैठी वह अपने पति की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन उसका मन प्रतिशोध की आग में जल रहा था। कमरे में चारों ओर उसने नजर घुमाई। मध्यम रोशनी में नहाई दीवारों पर मुझे संगीता दीदी का मुरझाया हुआ कमजोर सा चेहरा नजर आने लगा। उस नशीले संगीत में भी मुझे संगीता दीदी की डूबती आवाज सुनाई देने लगी, जैसे उनकी जान निकल रही हो और वह मुझसे विनती कर रही हो, सिया, मेरी मौत का बदला लेना। इन वहशी दरिंदों ने मुझे बहुत दर्द देकर मारा है, उन्हें भी उतना ही दर्द देना। मेरी आंखों के सामने वह मनहूस रात गुजर गई जब मैंने अपनी दीदी को तड़प कर मरते हुए देखा था। वह घटना याद आ गई जिसने मेरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी थी। पटना के रहने वाले मिस्टर अनिकेत मेहरा और मिसेस संध्या मेहरा एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। वह अपनी दुकान चलाते थे। उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा। बेटा विदेश में सेटल था। बड़ी बेटी संगीता और छोटी बेटी सिया, मेहरा जी की दोनों ही बेटियां कुदरत की अनमोल तोहफा थीं, क्योंकि दोनों ही अप्सराओं की तरह सुंदर और बहुत ही गुणवती थीं। कुछ साल पहले संगीता की लव मैरिज यशवंत से हुई थी। यशवंत एक अमीर खानदान का लड़का होने के बावजूद बहुत ही अच्छे व्यवहार का और समझदार लड़का था। इसलिए संगीता की पसंद से उसका विवाह करने में मेहरा जी को कोई आपत्ति नहीं थी। कुछ वर्ष बहुत अच्छे से बीत गए। एक दिन यशवंत का फोन आया। खुशी से झूमते हुए उसने कहा कि पापा जी, आप नाना बनने वाले हैं। संगीता प्रेग्नेंट है। अनिकेत खुशी से चिल्लाए, संगीता की मम्मी सुनती हो, हम नाना नानी बनने वाले हैं। सभी लोगों ने बारी बारी से फोन पर संगीता से बात किया। सिया तो मौसी बनने की खुशी में चहक रही थी। संगीता की मम्मी तमाम हिदायतें दे रही थी कि बेटा प्रेगनेंसी में क्या करते हैं और क्या नहीं करते। फोन काटने के बाद सिया ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, क्या संगीता दीदी को माँ बनने की खुशी नहीं है? क्या वह बच्चा नहीं चाहती थी? संध्या जी ने कहा, क्यों उल्टा सीधा बोलती है? क्यों खुश नहीं होगी? पहली बार माँ बनने की खुशी बहुत बड़ी होती है। सिया ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा। फिर संगीता दीदी खुश क्यों नहीं थी? बात कर रही थी तो बिल्कुल दुखी थी। उनकी आवाज बहुत मुरझाई हुई लग रही थी। उसकी मम्मी हंसने लगी और बेटी के गाल को प्यार से सहलाते हुए बोली, बेटा, प्रेगनेंसी होने पर लड़कियों को शुरुआत में थोड़ी परेशानी होती है, थोड़ी तबीयत खराब रहती है, इसलिए उनकी आवाज मुरझाई हुई होगी। अब हमेशा घर में खुशी का माहौल रहता और बड़ी बेसब्री से संगीता के बच्चे के पैदा होने का इंतजार किया जा रहा था। संगीता अपनी ससुराल में ही रही, क्योंकि उसका पति यशवंत उसे एक दिन के लिए भी छोड़ने को तैयार नहीं था। संगीता के मम्मी पापा जानते थे कि यशवंत उसकी बेटी को बहुत प्यार करता है और वह ऐसी हालत में संगीता से दूर नहीं रह सकता। एक दिन अचानक बिना बताए संगीता और यशवंत आ पहुंचे। यूं अचानक उन्हें देखकर संगीता के मम्मी पापा को बहुत आश्चर्य हुआ। संगीता की डिलीवरी होने में बस कुछ दिन ही रह गए थे और संगीता बहुत ही कमजोर हो गई थी। ऐसी हालत में इतना लंबा सफर करके अचानक ऐसे कैसे आ गई? उन्हें कुछ चिंता सताने लगी। थोड़ी देर बाद यशवंत ने अपने सास ससुर से बताया कि आप लोग अचानक हम लोगों को देखकर परेशान हो गए होंगे, लेकिन परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। संगीता अपनी डिलीवरी अपने मम्मी पापा के घर करना चाहती थी। मेरे मम्मी पापा ने बहुत समझाया, लेकिन फिर संगीता की खुशी के लिए मैं उसे लेकर यहाँ आ गई। पापा ने कहा, बेटा, आने से पहले कम से कम हमें एक फोन तो कर लेते। यशवंत बोला, पापा, फोन करने के लिए संगीता ने ही मना किया। इसने कहा
कि यदि इस समय वहां जाने की बात मम्मी पापा को बताएंगे तो इतना लंबा सफर करने से वह मना कर देंगे। क्यों संगीता, मैं सही कह रहा हूं ना? संगीता ने हाँ में सिर हिला दिया। अभी भी वह ज्यादा बात नहीं कर रही थी। तबीयत खराब होने के कारण आते ही गुमसुम सी लेट गई। मम्मी ने कहा, बेटा संगीता इतनी कमजोर कैसे हो गई? डॉक्टर को तो दिखा रहे थे ना? इसकी कमजोरी के बारे में डॉक्टर ने क्या कहा? यशवंत ने कहा, मम्मी जी, संगीता तो पहले से ही दुबली पतली थी। संध्या जी बोली, पतली दुबली लड़कियां भी प्रेगनेंसी के समय तंदुरुस्त हो जाया करती हैं। संगीता तो और कमजोर हो गई। यशवंत ने कुछ घबराते हुए जवाब दिया, मम्मी जी, आपने देखा ही है कि हमारे घर में किसी चीज की ना तो खाने पीने की कमी है और ना ऐशो आराम की। संगीता से ही पूछिए, कितने टॉनिक और अच्छा खाना खिलाने की हम कोशिश कर रहे थे। फिर मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद से ही मेरी प्यारी सीधी सादी पत्नी बहुत जिद्दी हो गई थी। कुछ भी खाने के लिए राजी नहीं होती थी। मैं और मेरी मम्मी बड़ी मुश्किल से उन्हें खिला पाते थे। एक नौकरानी तो 24 घंटे इसकी देखभाल के लिए रहती थी। फिर भी देखिए इसने क्या हाल बना लिया है। संध्या जी की बेचैनी यशवंत के उत्तर से शांत हो गई थी। उन्होंने कहा, बेटा आप चिंता मत करो, देखो मैं यहाँ इसे कैसे डांट कर खिलाती हूँ। दीदी की उदासी सिया के मन में शंका का बीज डाल चुकी थी। संगीता को लेकर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा, शरीर में खून बहुत कम है। मैं और दवाइयाँ लिख रहा हूँ, साथ में बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत है। 1-2 दिन देखते हैं, ऐसी ही हालत रही तो हम एडमिट कर लेंगे। सिया मौके की तलाश में रहती थी कि कब दीदी से अकेले मिलकर उसकी उदासी का कारण पूछूं, लेकिन यशवंत अपनी ससुराल में ही रुक गया था। वह एक पल के लिए भी संगीता को अकेला नहीं छोड़ता था। संगीता की दवाइयाँ और खाना यशवंत अपने हाथ से ही खिलाता था। रात दिन उसकी सेवा में लगा रहता। संगीता के मम्मी पापा यशवंत की अच्छाई और संगीता के प्रति उसके प्यार को देखकर बहुत खुश थे। उन्हें बहुत अच्छा दामाद मिला है जो उनकी बेटी को इतना प्यार करता है और उसे इतने अच्छे से संभालता है। लेकिन सिया जाने क्यों यशवंत को पसंद नहीं करती थी। उसका स्वभाव सिया को बनावटी लगता था। 2 दिन बाद मिस्टर मेहरा के भाई की लड़की का विवाह था, जिसमें दोनों पति पत्नी को जाना जरूरी था। लेकिन संध्या जी अपनी बेटी को छोड़कर जाने को बिल्कुल राजी नहीं थी। तो यशवंत ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि आप लोग जाइए, रात तक तो लौट ही आएंगे। मैं उसे कुछ तकलीफ नहीं होने दूंगा। संध्या जी ने सिया से कहा, बेटा तुम अपनी दीदी के पास रहो। यशवंत जल्दी से बोला, क्यों इन्हें परेशान करती हैं? शादी में सबसे मिलेंगी, मैं तो हूं ही ना। रात 10 बजे अनिकेत और संध्या जी शादी से लौट आए। उन्होंने यशवंत को फोन करके संगीता की तबीयत के बारे में पूछा। यशवंत ने कहा, संगीता बिल्कुल ठीक है, अभी सो रही है, उसे जगाना उचित नहीं होगा। अचानक से लेकिन रात में यशवंत ने अपने सास ससुर को जगाया और कहा कि संगीता को पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, उसे जल्दी से अस्पताल ले जाना होगा। वह लोग भागकर संगीता के कमरे में आए। वह दर्द से बेहोश हुई जा रही थी। उसकी आवाज बहुत धीरे चल निकल रही थी। संगीता की मम्मी उसे देखकर रोने लगी। उन्होंने पूछा कि बेटा कब से दर्द हो रहा है? संगीता ने इशारे से बताया, दोपहर से। उन्होंने घबराते हुए यशवंत से पूछा कि दोपहर को तो मैं यहीं थी, तो मुझे क्यों नहीं बताया? यशवंत ने कहा, मम्मी जी, मुझे भी नहीं बताया था। खाना खाकर आराम से सो गई थी। बस 10 मिनट पहले इसने रोते हुए मुझे जगाया और दर्द के बारे में बताया। मैं तुरंत भागकर आप लोगों के पास पहुंचा। संगीता बेहोश हो चुकी थी। उसके पापा ने एम्बुलेंस को फोन किया। जब तक एम्बुलेंस उनके घर तक पहुंची, तब तक बच्ची घर में ही पैदा हो गई थी। संगीता को बहुत ब्लीडिंग हो रही थी और अस्पताल जाते समय रास्ते में ही उसका देहांत हो गया।
संगीता की मम्मी चिल्लाकर रोने लगी और बेहोश हो गईं। अपनी बहन और माँ की हालत देखकर सिया जोर जोर से रोने लगी। एम्बुलेंस को रास्ते में ही रोक दिया गया। मिस्टर मेहरा और यशवंत भी आ गए। यशवंत ने जब यह देखा कि संगीता नहीं रही, तो वह दहाड़े मारकर संगीता के शरीर से लिपट कर रोने लगा। वह किसी भी हालत में संगीता को छोड़ने को राजी नहीं था। मेहरा जी समझ नहीं पा रहे थे कि बेटी की मौत पर शोक करें या अपनी पत्नी और दामाद को संभालें, या उस नवजात शिशु को जल्दी से अस्पताल ले जाएं, जो बहुत ही कमजोर पैदा हुई थी। किसी तरह से सबको समझाया कि बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाना जरूरी है। बच्चे को सिया की गोद में दिया और एम्बुलेंस को तुरंत अस्पताल पहुंचने के लिए कह दिया। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, बहुत अधिक खून जाने के कारण संगीता की सांसें बंद हो चुकी हैं। यदि हम इनको एडमिट करते हैं तो आप लोग थाना पुलिस के चक्कर में पड़ेंगे। हम बच्चे को एडमिट कर ले रहे हैं। आप इनकी डेड बॉडी लेकर घर चले जाइए। मिस्टर मेहरा ने किसी तरह अपने आप को मजबूत करके सारा काम संभाला हुआ था। सिया बच्चे के साथ अस्पताल में थी। बच्ची के साथ हॉस्पिटल में बैठी सिया की आंखों में बार बार संगीता का मुरझाया हुआ चेहरा उसे बेचैन कर रहा था, और उसकी मम्मी को अपना ही होश नहीं था। क्रियाकर्म समाप्त होने के बाद भी 5 दिन हो गया, लेकिन यशवंत बिना खाए पिए रोते हुए बेसुध पड़ा था। मेहरा जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह यशवंत को कैसे समझाएं। शाम को अचानक यशवंत ने कहा, मैं अस्पताल बेटी को देखने जा रहा हूँ। मेहरा जी के मन को थोड़ी तसल्ली हुई कि अब शायद यशवंत अपनी बेटी को देखकर संगीता के गम से कुछ बाहर निकलेगा। वह यशवंत को लेकर अस्पताल के लिए निकल पड़े। प्राइवेट वार्ड में संगीता और यशवंत की बेटी एडमिट थी। उसका कमरा खोलते ही यशवंत और मेहरा जी अचंभित हो गए, क्योंकि वहां पर सिया के साथ उसी का हम उम्र एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का बैठा हुआ था। यशवंत तो अंदर चला गया, लेकिन मेहरा जी वापस ड्यूटी नर्स के पास जाकर पूछने लगे कि सिया के साथ यह लड़का कौन बैठा है। नर्स ने कहा, आपकी बेटी का मंगेतर है। मेहरा जी गुस्से से नर्स की ओर देखा और कमरे में चला गया। अपने जीजू को वहां देखकर पहले ही सिया के होश उड़ गए थे। अब पापा को गुस्से में देखकर सिया घबराहट से कांपने लगी। पापा ने कहा, यह कौन है बेटा, मिलवाया नहीं तुमने? सिया ने कांपती हुई आवाज में कहा, मेरा फ्रेंड है पापा, राघव। यहाँ अस्पताल में इसने मेरी बहुत मदद की है। आप लोग वहाँ परेशान थे और यहाँ अस्पताल में मैं अकेली पड़ गई थी, इसलिए राघव को बुला लिया था। पापा ने राघव को धन्यवाद किया और कहा, बेटा अब आप अपने घर जाएं। हम लोग परिवार के सदस्य यहाँ आ गए हैं। अब हम सिया को अकेले नहीं छोड़ेंगे। राघव ने हाथ जोड़कर उन दोनों को नमस्ते कहा और सिया को बाय कहकर वहां से निकल गया। संगीता की बेटी काफी ठीक हो गई थी, इसलिए उसे अस्पताल से अगले दिन डिस्चार्ज किया गया। 2 दिन बाद यशवंत ने अपने ससुर जी से कहा, पापा जी, मैं अपनी बेटी को लेकर अपने घर जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सिया मेरे साथ चलकर बच्ची को मेरे घर छोड़ आए, क्योंकि मैं अकेले इसे लेकर सफर नहीं कर पाऊंगा। इतने दिन में तो इसे सिया की आदत पड़ गई होगी। इसके बिना कुछ दिन तो बहुत रोएगी। सिया कुछ घबरा सी गई और मेहरा जी सिया को ध्यान से देखने लगे। सिया की घबराहट देखकर उसकी मम्मी ने कहा, बेटा बच्ची अभी बहुत छोटी है, इसे कुछ दिन हमारे पास रहने दीजिए। यहाँ पर मैं और सिया दोनों मिलकर इसे संभाल लेंगे। तुम्हारे यहाँ तो तुम्हारी मम्मी को अकेले ही देखना पड़ेगा। यशवंत वहां से निराश होकर चला गया। उसके जाने के बाद अनिकेत मेहरा ने अपनी बेटी सिया को गुस्से में जोर से पुकारा, सिया जल्दी इधर आओ। सिया दौड़ कर आई और सहमी हुई अपने पापा के सामने सिर नीचे करके खड़ी हो गई। पापा गुस्से से दहाड़े, वह लड़का कौन था जो अस्पताल में रात दिन तेरे साथ रह रहा था? सिया ने कांपती हुई आवाज में धीरे से कहा, पापा मैंने आपको बताया तो था,
मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता है। अब अनिकेत ने संध्या की ओर रुख करके कहा, देख लीजिए अपनी बेटी की करतूतें। यहाँ हम लोग अपनी बेटी की मौत का गम मना रहे थे और यह तुम्हारी शहजादी अस्पताल में अपने दोस्त के साथ आराम से यह सोचकर रह रही थी कि मुसीबत में डूबा हुआ हमारा परिवार अस्पताल तो आएगा नहीं, तो क्यों ना अपने दोस्त के साथ। छी, मुझे तो सोच के भी शर्म आती है कि तू मेरी बेटी है। सिया एकदम से घबरा गई। वह जानती तो थी उसके पापा राघव को देखकर बहुत गुस्से में आ गए हैं, लेकिन सिया के बारे में उनके अपने पापा ऐसी बात सोचेंगे, इसकी कल्पना उसने सपने में भी नहीं की थी। वह सिसक कर रोने लगी। उसने कहा, मेरा विश्वास करो मम्मी, पापा गलत कह रहे हैं। मैं अस्पताल में अकेली पड़ गई थी और जानती थी कि घर से कोई भी मेरे पास नहीं आ पाएगा। मुझे अकेले डर लग रहा था, इसलिए मैं राघव को मैंने बुला लिया था। पापा ने कहा, सिया मैंने अपने बाल धूप में नहीं सफेद किए हैं, उम्र का तजुर्बा है मुझे। तुम दोनों को वहां साथ देखकर मैं सब समझ गया कि तुम्हारे बीच दोस्ती से बढ़कर कुछ और है। वैसे इस उम्र में आजकल की पीढ़ी को प्यार का पागलपन चढ़ता है। वैसे राघव के पापा क्या करते हैं? सिया ने जवाब दिया, मेरे ही कॉलेज में लैब असिस्टेंट हैं। पापा ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए गुस्से से बोले, दोस्ती हमेशा अपने बराबर वालों से की जाती है। तेरी बहन का रिश्ता इतने अमीर खानदान में हुआ था और तूने अपने लिए एक भिखारी को चुना है। एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं इसे कभी नहीं मंजूर करूंगा। सिया ने रोते हुए कहा, पापा अभी हम बस 20 वर्ष के हैं, विवाह के बारे में तो हमने सोचा भी नहीं। आप सच कहते हैं कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, क्योंकि राघव बहुत ही समझदार और अच्छे स्वभाव का लड़का है। पहले हम अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे, अपना करियर बनाएंगे, उसके बाद ही शादी के बारे में सोचेंगे। पापा गुस्से में बोले, देख ली तेरी पसंद, मुझे तेरी पसंद बिल्कुल मंजूर नहीं है और समझ भी लिया कि आगे तेरा मन कितना पढ़ने में लगेगा। आज के बाद तेरी जुबान पर उसका नाम नहीं आना चाहिए, वरना समझ लेना तुम्हारा पापा मर गया। सिया कांपते हाथों से पापा कहकर उसे रोकने लगी, लेकिन अनिकेत तो गुस्से में पैर पटकता हुआ चला गया। धीरे धीरे दिन और महीने बीतते गए। सिया मेहनत से अपनी पढ़ाई करने लगी, साथ ही अपनी मम्मी के साथ बच्ची की भी बहुत अच्छी तरह से परवरिश कर रही थी। वह बच्ची उसकी प्यारी दीदी की बेटी है, इसलिए उसे जान से ज्यादा प्यारी है। बच्ची भी सिया के साथ ऐसा जुड़ गई थी कि जैसे वही उसकी माँ हो। उसे देखते साथ उसकी गोदी में जाने के लिए मचलने लग। इस बार यशवंत के साथ उसके मम्मी पापा भी अपनी पोती से मिलने आए थे। एक दिन यशवंत के मम्मी पापा अनिकेत और संध्या के कमरे में ही बैठे बातें कर रहे थे। यशवंत के पापा ने कहा कि मैं सोच रहा हूं कि अपनी पोती को हम अपने साथ ले जाएं। आखिरकार वही उसका घर है और उसे वहीं रहना है। कुछ और बड़ी हो जाने दीजिए, जाना तो उसे आपके ही घर है। हम भला कब तक उसे रोक पाएंगे? यशवंत की मम्मी ने कहा, बहन जी आप सही कह रही हैं। मैं भी देख रही हूँ कि गुड़िया सिया के साथ इतना जुड़ गई है कि वह समझ ही नहीं पाई कि उसकी माँ इस दुनिया से चली गई हैं। यह कहकर वह रोने लगी। संगीता के जाने का दर्द एक बार फिर ताजा हो गया और सबकी आंखों में आंसू भर आए। यशवंत के पिताजी ने कहा, भाई साहब यदि आप बुरा ना माने, आपके आगे मैं झोली फैलाकर अपनी पोती के लिए उसकी माँ की भीख मांगता हूँ। अनिकेत कुछ ना समझते हुए हकला कर बोले, भाई साहब ऐसा मत कीजिए, आप हमसे बड़े हैं, हमें आदेश दीजिए। यशवंत के पापा ने कहा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बच्ची सिया को ही अपनी माँ समझती है और मौसी तो होती ही माँ समान है। हम अपने बेटे यशवंत के लिए और अपनी पोती के लिए आपकी बेटी सिया को मांगते हैं। बच्ची की माँ नहीं छीनेगी और मेरे बेटे की जिंदगी से उदासी मिट जाए। अनिकेत मन ही मन ऐसा खुश हुआ
कि जैसे यशवंत के पापा ने उसके मन की बात कह दी हो। लेकिन संध्या कुछ हड़बड़ाते हुए बोली, भाई साहब, यशवंत और सिया की उम्र में 15 साल का अंतर है। और फिर सिया की अभी शादी की उम्र नहीं हुई है, अभी पढ़ रही है। वह अपना करियर बनाना चाहती है। अभी शादी की बात बारे में तो वह सोच ही नहीं सकती है। अनिकेत ने गुस्से से अपनी पत्नी की ओर देखते हुए कहा, संध्या जी, आपको तो सही गलत की पहचान ही नहीं है। उम्र में 15 वर्ष का गैप कोई बहुत बड़ा गैप नहीं होता। इतने गैप में तमाम शादियां होती हैं। मेरा यशवंत हीरा है। हम उसे और उसके परिवार को अच्छी तरह से जानते और समझते हैं। इससे अच्छा लड़का हमें और कहाँ मिलेगा। संध्या ने कहा, एक बार यशवंत और सिया से पूछना जरूरी है। यशवंत के पापा तपाक से बोले, यशवंत हमारी बात नहीं टालेगा। संध्या ने कहा, सिया से पूछना जरूरी है। अनिकेत ने कहा, कोई जरूरत नहीं है, वह अभी नादान है। अनिकेत खड़े होकर यशवंत के पापा से गले मिलते हुए बोला, भाई साहब, हमें यह रिश्ता मंजूर है। आप जब कहें हम शादी के लिए तैयार हैं। यशवंत अपने माता पिता के साथ चला गया तो अनिकेत ने सिया से उसकी शादी की बात बताई। सिया बहुत रोई, अपने पापा के पैर पकड़कर बहुत गिड़गिड़ाई। पापा, मेरी जिंदगी मुझसे मत छीनो, मेरी पढ़ाई मत छीनो। पापा ने कहा, तेरी जिंदगी छीन नहीं रहे बल्कि संवार रहे हैं, और तुझे पढ़ाई से भी कोई रोकने वाला नहीं। यशवंत से शादी के बाद तू आराम से अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगी। एक बात बता, क्या यशवंत एक अच्छा और समझदार व्यक्ति नहीं है? सिया ने कहा, पापा, मुझे यशवंत नहीं पसंद है, तो उससे कैसे शादी कर लूं? ऐसे शादी नहीं होती। प्लीज पापा, ऐसा मत कीजिए। अनिकेत ने कहा, तो ठीक है, अब तुम्हें मुझ में और राघव में से किसी एक को चुनना होगा। यदि तुम राघव को चुनती हो तो मुझे मरा हुआ ही समझो, क्योंकि समाज में बेइज्जत होकर और अपने नाती को दुख देकर मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा। सिया ने कहा, पापा, राघव की तो कोई बात ही नहीं है। मैं अभी शादी नहीं करूंगी, मेरा करियर खत्म हो जाएगा। अनिकेत ने अपना फैसला सुना दिया था। सिया जानती थी कि पापा कितने जिद्दी हैं। एक बार जो उन्होंने कह दिया, उसे वह खुद बदले तो बदलें, दूसरा कोई नहीं बदल सकता। मिस्टर अनिकेत मेहरा ने अपनी भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। घर में उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया। सिया को का भी रो रो कर बुरा हाल था। राघव के बिना जीना मुश्किल है, लेकिन पापा को भी दुखी नहीं कर सकते। प्रेम कितना भी गहरा हो, लेकिन माता पिता की ममता से बड़ा नहीं होता। यह सोचकर उसने अपनी भावनाओं को मार दिया। एक थाली में पापा का खाना लेकर उनके पास आई। पापा के गले से लगकर रोते हुए कहा, पापा, मेरी जिंदगी में कोई भी रिश्ता आपसे बड़ा नहीं हो सकता। आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। पापा ने भी रोते हुए उसे गले से लगा लिया और कहा कि बेटा, जो भी फैसला मैं लूंगा तुम्हारे भले के लिए ही लूंगा। और अब तो मुझे संगीता के बच्चे की जिंदगी भी बचानी है। मेरी शादी यशवंत के साथ हो गई। मैं अनोखी दुल्हन थी, जिसकी विदाई में एक बच्चे को गोद में लेकर हुई थी। ससुराल पहुंचकर उनका ठाट बाट देखकर मैं दंग रह गई। यशवंत की आलीशान कोठी थी, चमचमाती हुई 4-5 गाड़ियां। घर में मेरा भव्य स्वागत हुआ। गृह प्रवेश करके मैं घर में पहुंची तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी कोठी में कुल 4 लोग रहते हैं। यशवंत, उसके माता पिता और घर के काम के लिए एक लड़की शिखा। उसका पूरा काम काज शिखा ही संभालती थी। उस फ्लोर पर और कोई नहीं रहता था। मुझे मेरे कमरे में बिठाया गया, लेकिन बच्चे का सामान मेरी सासू माँ के रूम में पहुंचा दिया गया। मैंने कहा, बच्चे को मेरे पास ही रख दीजिए। मेरी सासू माँ ने प्यार से मेरी ओर देखते हुए कहा, बेटा, बच्चे को तो तुम्हें हमेशा संभालना है। कुछ दिन तुम आराम से रहो और यशवंत के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करो। हम भी कुछ दिन पोती का सुख उठाएंगे। ऐसा कहकर वह बच्चे को अपने साथ लेकर चली गई। रात हुई। मुझे तैयार करके पलंग पर बिठा दिया गया। यशवंत कमरे में आया। इस समय वह बहुत अधिक गंभीर
और कुछ अलग ही मूड में दिखाई दे रहा था। मेरे सामने सोफे पर बैठते हुए कहा, सिया, मैंने तुमसे अपने सुख के लिए शादी नहीं की है, बल्कि संगीता की आखिरी निशानी अपने बच्चे को जीवन देने के लिए की है। तुमने भी यह शादी अपनी खुशी से नहीं की है, क्योंकि तुम तो राघव से प्रेम करती हो। अब चौंकने की बारी मेरी थी। मैंने घबरा कर यशवंत की ओर देखा। उसने कहा, घबराने की जरूरत नहीं है। उस दिन हॉस्पिटल में तुम दोनों को साथ देखकर मैं सब समझ गया था, लेकिन हमारे घर वालों ने हम दोनों को ही इस शादी के लिए मजबूर कर दिया। सिया, मुझे माफ कर देना। मैंने तुमको तुम्हारे होने वाले पति से दूर कर दिया। मैंने घबरा कर कहा, राघव मेरा पति नहीं था। यशवंत ने कहा, मानती तो थी ना? सिया ने कहा, बिल्कुल नहीं, वह बस मेरा अच्छा दोस्त था। मैं उसे पसंद करती थी, बस इससे अधिक कुछ नहीं। राघव मेरा बीता हुआ कल था। तुमसे मेरा रिश्ता मेरा वर्तमान है। सिया को यशवंत की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, लेकिन वह चुप रही। मैंने अपने मन से तैयार होकर आपसे शादी की है। यशवंत ने कहा, मुझे माफ करना सिया, अभी मैं अपने मन को तैयार नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि अभी मैं संगीता को भूल नहीं पाया। मैं आज भी संगीता के रूम में उसकी यादों के साथ ही रहता हूँ। जिस दिन मैं संगीता के प्यार के साथ तुमको भी मंजूर कर लूंगा, उसी दिन तुम्हें अपने और संगीता के कमरे में अपनी पत्नी बनाकर अपने साथ रखूंगा। यह तुम्हारा कमरा है, तुम यहाँ आराम से रहो। यहाँ तुम्हें कोई कमी नहीं होगी। सिया के मन को राहत मिली, लेकिन यशवंत की बातें सुनकर मैं आश्चर्य में पड़ गई। क्या कोई किसी को इतना भी प्रेम कर सकता है? अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद और मुझ जैसी सुंदर पत्नी को सामने देखने के बाद भी कोई अपनी भावनाओं पर कैसे कंट्रोल कर सकता है? मेरे मन में अपने जीजा यशवंत के लिए थोड़ा सम्मान आ गया। मैंने सिर हिलाकर मंजूरी दे दी। वह उठकर कमरे में चले गए। मैं रात भर सो नहीं पाई। तमाम तरह के सवाल जवाब गूंज रहे थे। इसी उलझन में रात बीत गई। मेरी आंख खुली तो करीब 8 बज रहा था। धूप देखकर मैं घबरा गई। इतनी देर तक मैं कैसे सोती रही? मेरी सासू माँ क्या कहेंगी? नहा कर मैं वापस आई तो शिखा मेरे कमरे में आ गई थी और कमरा ठीक करने लगी थी। मैंने पूछा, घर में सब लोग कितने बजे उठते हैं? आज मुझे बहुत लेट हो गई। शिखा ने जवाब दिया, दीदी सब लोग लेट ही उठते हैं। आप आराम से तैयार होकर नाश्ते के लिए नीचे आ जाइए। शिखा चुपचाप अपना काम करने वाली लड़की थी। वह बस बार बार मुझे ध्यान से देख रही थी। मुझे लगा कि शायद इस समय वह संगीता दीदी के बारे में सोच रही होगी। तैयार होकर मैं नीचे आई तो सब लोगों ने मेरा वेलकम करते हुए मुस्कुरा कर मुझे ससुराल में नई सुबह की बधाई दी। दिन में थोड़ी देर के लिए शिखा बच्ची को लेकर मेरे पास आई। मैं उसके साथ खेलती रही। जब वह सो गई तो उसे लेकर शिखा मम्मी जी के पास चली गई। यशवंत रात को बच्ची को उसके सामान के साथ लेकर मेरे कमरे में आया। बच्ची बहुत रो रही थी। उसने कहा, कल रात भर नहीं सोई है। आज तुम्हारे पास थोड़ी देर सो गई थी, उसके बाद से लगातार रोए जा रही है। इसे रात में तुम अपने पास ही रखो, दिन भर यह मम्मी के पास रह लेगी। सिया खुश हो गई, क्योंकि इस अकेलेपन में उसे उसकी बच्ची का सहारा था। यशवंत हर रात कुछ देर के लिए मेरे कमरे में आता है, फिर सोने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। मेरे मन में उसके लिए दया की भावना थी कि दीदी के लिए वह कितना उदास और दुखी। अब धीरे धीरे मैंने इस रिश्ते को मंजूर कर लिया था। इसलिए मेरा मन कहता था, मैं उसे कहूं कि थोड़ी देर मेरे पास बैठो। मैं उससे बातें करके उसका दुख दूर करना चाहती थी, लेकिन वह मुझसे ज्यादा बात नहीं करता था। मेरे मन में सबके बारे में जानने की उत्सुकता जाग चुकी थी। शिखा से पूछा, यहाँ इतना सन्नाटा क्यों रहता है? क्या सब लोग आपस में बात नहीं करते? शिखा ने कहा, प्लीज दीदी, मुझे जाने दीजिए। कोई देख लेगा तो मुझे डांट पड़ेगी। मैंने कहा, ऐसा क्यों? मुझसे बात करने की मनाही है क्या? शिखा ने कहा, किसी से भी बात करने की मनाही है। मैं बस चुपचाप अपना काम करती हूँ। मैंने कहा, तुम बैठो,
किसी को नहीं बताऊंगी। मुझे अकेले अच्छा नहीं लग रहा। जाने क्यों शिखा की आंखों में आंसू आ गए। वह एक टक मेरे चेहरे को देखने लगी। मैंने पूछा क्या हुआ? उसने कहा संगीता दीदी की याद आ गई। मैंने कहा दीदी का कमरा कहाँ है? उसने सिर नीचे कर ली। मैंने कहा प्लीज बताओ ना। शिखा ने कहा एक शर्त पर बताऊंगी, आप वहां जाने की जिद नहीं करेंगी। मैंने कहा ठीक है। वह बोली बाहर कॉरिडोर से ऊपर की ओर सीढ़ी जाती है, ऊपर संगीता दीदी का कमरा है। मैंने कहा अलग क्यों है? उसने कहा यशवंत सर को अलग रहना ही पसंद है। यशवंत सर वहीं रहते हैं, उसमें किसी को जाने की परमिशन नहीं है। मैंने पूछा साफ सफाई कैसे होती है? उसने कहा मुझे माफ कीजिए, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती। संगीता दीदी और उनके कमरे के बारे में उसकी बातें, उसकी घबराहट मुझे कुछ अजीब सा लगा, जैसे मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है। संगीता दीदी तो बहुत सीधी थी, लेकिन मैं उनके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत चंचल और जिद्दी स्वभाव की थी। एक बार जो चीज अपने मन में ठान लूं, उसे हर हाल में पूरा करके रहती थी। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। दीदी का कमरा देखने की जिद मुझे बेचैन कर रही थी। मैंने सोच लिया कि इसमें मेरी मदद बस शिखा ही कर सकती है। धीरे धीरे मैंने शिखा से दोस्ती कर ली। उसे विश्वास दिला दिया था कि हमारी दोस्ती के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। मेरे और यशवंत के रिश्ते के बारे में शिखा समझती थी, इसलिए शायद उसे भी मेरे ऊपर दया आती होगी। अब वह कभी कभी उससे संगीता दीदी की बातें करने लगी। सिया दीदी, संगीता दीदी से भी मेरी अच्छी दोस्ती थी। एक मैं ही तो थी जिससे वह अपना दुख सुख बांट सकती थी। मैं आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगी। मैंने पूछा उन्हें दुख क्या था? उसने कहा धीरे धीरे आप भी समझ जाएंगे। इसके आगे मैंने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि मैं उस पर कोई दबाव नहीं बनाना चाहती थी। धीरे धीरे उसका विश्वास जीतना चाहती थी। मुझे मेरे कमरे से निकलने की आजादी नहीं थी। मुझे यह कहकर रोक दिया जाता था कि मुझे रात भर बच्ची को संभालना है, इसलिए दिन में मैं आराम करूं। एक दिन शिखा सुबह बच्ची को मेरे कमरे में लेने आई। मैंने देखा कि उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वह रोई हो। मैंने उसका हाथ पकड़कर अपने गले से लगाते हुए पूछा क्या हुआ शिखा, तुम मुझसे अपना दुख बांट सकती हो? उसने कहा दीदी, आप संगीता दीदी का कमरा देखना चाहती थी ना? मैंने कहा हाँ शिखा। उसने कहा कि ठीक है, आज मैं आपको संगीता दीदी का कमरा दिखाऊंगी, लेकिन हाथ जोड़ती हूँ दीदी, जितना मैं कहती हूँ बस उतना ही करना। उससे ज्यादा एक कदम भी आगे मत बढ़ना, खतरा बहुत है। अगर आप कुछ ऐसा देख ले जिससे घबरा जाए, तो भी ना कुछ बोलेंगी, ना कोई रिएक्शन देंगी। मैं आश्चर्य से उसका मुंह देखने लगी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहना चाह रही है। थोड़ी देर बाद सिया मेरे कमरे में आई। बच्ची उसके गोद में सो रही थी। उसे बेड पर लिटाकर सिया ने कहा दीदी, बच्ची को यहाँ सोने दीजिए। मम्मी जी अपने रूम में जा चुकी हैं, अब वह बाहर नहीं निकलेंगी। घर में और कोई नहीं है। यदि बच्ची रोती है तो मैं उसे चुप करा लूंगी। आप जल्दी जाइए और जल्दी आइए। बस इतना याद रखिए कि यदि पकड़ी गई तो मेरा नाम नहीं लेना है। कह दीजिएगा एक दिन यशवंत के कमरे का एसी बनाने के लिए कोई चाबी मांगने आया था, तो मम्मी जी ने अपने कमरे के ड्रॉर से निकाल कर दिया था, जो मैंने देख लिया था। मैं अपनी दीदी का कमरा देखना चाहती थी, बस इसीलिए मैंने चाबी निकाल कर कमरा खोल लिया। दीदी हाथ जोड़ती हूँ, मेरा नाम गलती से भी मत लीजिएगा, नहीं तो यह लोग मेरे बच्चे को मार देंगे। आश्चर्य से मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैं बहुत भौचक्की होकर शिखा का मुंह देखे जा रही थी। उसने कहा दीदी, वक्त बहुत कम है, जल्दी कीजिए। उसने धक्का देकर मुझे कमरे से बाहर किया कर दिया। कांपते कदमों से मैं दीदी के कमरे की ओर बढ़ रही थी। कमरा 6 सीढ़ियों के ऊपर बना था। उस दरवाजे का ताला ढूंढना भी आसान काम नहीं था। बड़ी मुश्किल से ताला खोलकर मैं कमरे में प्रवेश कर गई। यह क्या, मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं।
राजमहल के समान विशाल, सुंदर लाइट्स और झूमर से सजा हुआ आलीशान कमरा था। कमरे की चकाचौंध देखकर मैं दरवाजा बंद करना भूल गई। अब मैं अलमारियों और ड्रॉर खोलकर दीदी का सामान खोजने लगी। लेकिन यह क्या? कमरे में ना तो दीदी की कोई तस्वीर थी, ना उनका कपड़ा था, कोई सामान, यहाँ तक कि पूरे कमरे में दीदी का कोई निशान नहीं था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मेरा सिर चकरा रहा था। तब तक मेरे कानों में किसी औरत के रोने की बहुत धीमी आवाज आई। मैंने ध्यान से सुनना शुरू किया तो इस कमरे में एक दरवाजा और था। शायद इस दरवाजे के पीछे से वह आवाज आ। कदमों की आहट किए बिना धीरे से मैं दरवाजे के पास पहुंच गई। दरवाजा बिल्कुल पैक था। कहीं से कोई सुराख नहीं था कि मैं उस पार देख सकूं। दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। अब मैं जमीन में बैठकर दरवाजे के नीचे की ओर अपना कान लगाकर सुनने लगी। अब आवाज कुछ स्पष्ट सुनाई दे रही थी। एक लड़की रोते हुए कह रही थी, हाथ जोड़ती हूँ यश, मेरे साथ ऐसा मत करो। तुमने मुझसे शादी किया है, इस नाते मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। रोज मुझे किसी और के साथ सोने के लिए मजबूर मत करो। यशवंत हंसते हुए कह रहा था, क्या पत्नी पत्नी की रट लगा रखी है? तुमने कौन सा मंडप में शादी किया है? अपनी मर्जी से भाग कर ही तो मेरे साथ आई थी। उस लड़की ने कहा, तुमने मेरी मांग में सिंदूर डाला था और अपने घर ले आए थे। यशवंत ने कहा, मांग में सिंदूर डालने से कोई बीबी नहीं बन जाता। क्या मैंने तेरे साथ एक बार भी सुहाग रात मनाई है? फिर मेरी पत्नी कैसे हो गई? जिसने तेरे साथ सुहाग रात मनाई है उसको ही अपना पति मान लो। तुझे तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा पहला ग्राहक ही तुम्हारे रूप जाल में फंस गया। बस ऐसे ही उसे रिझाती रहो और देखो कितनी दौलत वह तुम्हारे कदमों में लुटाता है। इससे अधिक मैं कुछ नहीं सुन पाई। मैं सीधी खड़ी हुई कि किसी ने कसकर मेरी कलाई पकड़ के अपनी ओर खींचा। मैं बुरी तरह से सहम गई। वह पापा जी थे। मुझे खींचते हुए कमरे से बाहर ले आए। मैं घसीटती हुई चली आ रही थी। मेरी कलाई उन्होंने इतनी जोर से पकड़ रखा था कि मैं दर्द से कराह रही थी। मेरे कमरे में लाकर उन्होंने मुझे बेड पर पटक दिया। मुझसे पूछा, यशवंत की परमिशन के बिना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहां जाने की? तुम इतनी निडर हो, हम तुम्हें बताएंगे कि डर क्या होता है। उन्होंने चिल्लाकर मुझसे पूछा, तुम्हें कमरे की चाबी कैसे मिली? जैसा मुझे शिखा ने सिखाया था, मैंने वही दोहरा दिया। उन्होंने कहा, बच्चे को छोड़कर कैसे गई? बच्चा कहाँ है? मैंने कहा, यहीं बिस्तर पर सो रहा था, मैंने तकिया लगा दिया था। उन्होंने चिल्लाकर शिखा को आवाज दी तो वह गोद में बच्चे को लेकर अंदर आई। उन्होंने कड़क कर शिखा से पूछा, बच्चा तुम्हें कहाँ मिला? शिखा ने कहा, पापा जी, बच्चे के रोने की आवाज सुनकर मैं कमरे में आई तो देखा कि बच्ची जोर जोर से रो रही थी। मैंने सोचा शायद दीदी वॉशरूम में हैं। थोड़ी देर बाद देखा तो वह वॉशरूम में नहीं थी। मैं बच्ची को चुप कराने लगी कि आप आ गए। सारा माजरा मेरी समझ में आ चुका था। मैं पकड़ी गई थी लेकिन शिखा बच गई थी। मैंने राहत की सांस ली कि उस पर पापा जी को शक नहीं हुआ। उन्होंने बच्चे के साथ शिखा को मम्मी जी के कमरे में भेज दिया और यशवंत को फोन लगाकर कहा, बेटा यशवंत, आज सिया तुम्हारे कमरे में पहुंच गई थी। मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि अपनी पत्नी को इस तरह अकेला नहीं करते, लेकिन तुम तो संगीता के गम से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। सिया की ओर देखो, उसे भी तो पति का साथ चाहिए और शायद यह तुम्हारे साथ के रहने के लिए ही तड़प रही है। इसीलिए तो आज तुम्हारे कमरे तक पहुंच गई थी। समय आ गया है, इसे अपनी पत्नी बनाकर अपने कमरे में ले जाओ। यशवंत ने क्या कहा यह मुझे नहीं सुनाई पड़ा, लेकिन पापा जी ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। मैं बहुत डर गई कि यह क्या हो रहा है। मैंने हिम्मत करके पूछा, पापा जी, उस कमरे के दूसरी तरफ एक दरवाजे के पीछे से यशवंत और एक लड़की की आवाज आ रही थी। वह लड़की खुद को यशवंत की बीबी बता रही थी। पापा जी ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। उस तरफ मेरा छोटा भाई रहता है और वह कमरा उसके बेटे और बहू का है।
वही लोग बात कर रहे होंगे। वह एक सोफे के पर बैठ गए और बोले, आज मुझे ही तुम्हारी रखवाली करनी पड़ेगी। शांति से अपने बिस्तर पर चादर ओढ़कर सो जाओ, मैं यहीं बैठा हूँ। बिस्तर से उतरने की कोशिश मत करना। मुझे नींद कहाँ आने वाली थी। अगले दिन सुबह यशवंत ने दरवाजा खटखटाया। पापा जी को देखकर गुस्से में बोला, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पापा जी बोले, जब तू अपनी बीबी को नहीं संभाल सकता तो मुझे ही उसकी रखवाली करनी पड़ी। मैं हड़बड़ा कर बिस्तर पर बैठ गई। यशवंत मेरे पास बैठ गया और मेरा हाथ पकड़कर प्यार से मेरी आंखों में झांकते हुए बोला, सिया तुम बिल्कुल संगीता की परछाई हो। बिल्कुल वही सुंदर गोल चेहरा, वही मासूम भोली आंखें, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह नाजुक। कोई भी देखे तो देखता रह जाए। मुझे माफ कर देना जो मैंने इतने दिन तक तुम्हें अपने से दूर रखा। तुम्हारा मुझ पर हक बनता है। आज वह दिन आ गया है जब हम पूरी तरह से पति पत्नी हो जाएंगे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम तैयार हो जाओ, शिखा तुम्हें मेरे रूम में शिफ्ट करवा देगी। यह कहकर मेरे हाथों को उसने चूम लिया और चला गया। शिखा मेरे लिए शादी से भी महंगा बहुत सुंदर लहंगा और कुंदन से दमकती हुई ज्वेलरी का सेट लेकर आई। मैंने पूछा कि यह क्या हो रहा है शिखा? उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, आज आपकी बलि चढ़ाने की बारी आई है। मैं डर कर 2 कदम पीछे हो गई। घबरा कर बोली, ये क्या कह रही हो तुम? उसने कहा कि दीदी, आप अपना सामान समेटती जाइए। जितना कहती हूँ उतना बहुत ध्यान से सुनिए। बस आज का समय है आपके पास। या तो खुद को बचा लीजिए या संगीता दीदी की तरह। मैं बहुत घबरा गई थी। ज्यादा समय नहीं है मेरे पास। कभी भी कोई भी मुझे बुला सकता है। जब संगीता दीदी की हालत खराब हो गई थी और मैंने यह समझ लिया कि अब वह नहीं बचेंगी, तभी मैंने कसम खा ली थी कि अब किसी और मासूम की जिंदगी समाप्त नहीं होने दूंगी, भले यह लोग मुझे ही क्यों ना मार दें। यशवंत ने आपसे कहा होगा कि आज आपकी सुहागरात है, लेकिन किसके साथ होगी यह नहीं मालूम। मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। इतना बड़ा विश्वासघात! मैंने पूछा, तो क्या यह सब दीदी के साथ भी हुआ? उसने कहा, इससे भी कहीं ज्यादा। अभी तो यह शुरुआत है, लेकिन विश्वास रखिए, मैं आपको बचाऊंगी। संगीता दीदी ने हिम्मत नहीं दिखाई, वरना बच जाती। मैंने पूछा, शिखा, दीदी की तबीयत क्यों बिगड़ी? शिखा ने कहा, इन लोगों ने मारा है उन्हें। मैंने घबरा कर उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। दुख और क्रोध से मैं कांप रही थी। शिखा ने कहा, बस इसीलिए आपको मैंने अभी बताया है, जिसमें उस समय लोगों के सामने आप शांति से काम ले। बहुत सतर्क रहना है, वरना हमारा प्लान फेल हो जाएगा। शिखा ने मुझे एक पुड़िया देते हुए कहा, दीदी आप कमरे में पहुंचते साथ इस पुड़िया पर जिस बोतल का नाम लिखा है, उस शराब की बोतल में चुपके से यह पुड़िया मिला दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, कैमरा भी हो सकता है। यशवंत सर आपको बहाने से कोई नशीली दवा खिलाने की कोशिश करेंगे। आप उनके हाथ से कुछ नहीं खाएंगे, लेकिन कुछ देर बाद हल्के नशे का बहाना कीजिएगा। बाद में जो कोई आएगा उसे बहला फुसला कर प्यार से यह शराब इतनी पिला दीजिएगा कि वह बेहोश हो जाए और आपके साथ कुछ गलत ना कर सके। लेकिन मुझे पता है कि वह कल फिर से आएगा। एक बार आपको देखने के बाद बिना आपको प्राप्त किए कोई रह ही नहीं सकता। कल हम यशवंत का सारा खेल खत्म कर देंगे। सारी बात आईने की तरह मेरे सामने साफ थी। भले ही शिखा ने कम शब्दों में अपनी बात कही हो, लेकिन मैं पूरा समझ गई। क्रोध से मेरा चेहरा लाल हो गया था। मेरी मुट्ठियां कस गई थीं। अब मुझ में हिम्मत आ गई थी। इन सब से अब मुझे अपनी दीदी की मौत का बदला लेना था। मैंने मन में कहा, यशवंत, मैं संगीता दीदी की तरह सीधी सादी लड़की नहीं हूं। अब तुझे पता चलेगा कि लड़कियां कितनी हिम्मत वाली होती हैं। शिखा ने मुझसे कहा, दीदी यदि आपको कोई बचाने वाला हो तो एक पेपर पर उसका मोबाइल नंबर और घर का पता मुझे लिखकर दे दीजिए। यदि भगवान ने साथ दिया तो कल हम यशवंत को उसके किए की सजा देंगे।
मैंने पूछा, तुम तो घर से बाहर निकलती नहीं हो, फिर संदेश कैसे भेजोगे? शिखा ने कहा, महीने में एक बार यह लोग मुझे मेरे पति से मिलने देते हैं, वह भी इसी घर के आउट हाउस के एक कमरे में आता है। दीदी, मैं एक सीधी साधी गरीब घर की लड़की थी। मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाकर यशवंत अपने घर में ले आया। पहले बहुत बड़े सेठ से मेरा रेप करवाया। मैं तो यशवंत के प्यार में पड़कर यहाँ आई थी, लेकिन यह मुझे कई मर्दों के सामने पेश करता रहा और बाप बेटे खुद भी मेरा रेप करते रहे। जब मेरी उम्र कुछ बढ़ गई तो इन दोनों ने एक लड़के के ऊपर दबाव बनाकर उससे मेरी शादी करवा दिया। बाद में उस लड़के को मुझसे प्यार हो गया। हम दोनों का एक बेटा पैदा हुआ, जिसे यशवंत ने छीन कर कहीं रख दिया है। बेटे और मेरे पति को मारने की धमकी देकर मुझे अपने घर में इसने बंधक बनाकर रखा है। यह सोचता है कि मैं कभी भी इसका पर्दाफाश नहीं करूंगी, करती भी ना, क्योंकि हर इंसान को अपनी औलाद प्यारी होती है। मैंने अपनी आंखों से संगीता दीदी को तिल तिल कर मरते देखा है। मैं आप और संगीता दीदी ही नहीं हैं, हमारी जैसी जाने कितनी मासूम लड़कियों को इस कोठी में मैंने दफन होते देखा है। हम दोनों को यशवंत से बदला लेना है, और हमारे अलावा कोई और भी है जिसे इससे बदला लेना है। मैंने सोचा, वह तीसरा कौन हो सकता है? क्या मम्मी जी? नहीं, कोई माँ अपने बेटे के विरुद्ध नहीं जा सकती। पापा जी? नहीं, वह तो मुझे कमरे से घसीट कर लाए थे। हर नए खुलासे के बाद मेरा आश्चर्य बढ़ता जा रहा था। शिखा बोलती गई, अब इनके पाप का घड़ा भर चुका है। अब इन्हें इनके किए की सजा हम मिल कर देंगे। आपका संदेश लेकर मेरा पति जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने आज आपके साथ कुछ बड़ा प्लान किया है। इसलिए आज ही मुझे मेरे हस्बैंड के साथ मिलने का मौका दिया है। पहले भी संगीता दीदी के साथ यही हुआ था। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन ग्राहक बनकर आया था। संगीता दीदी ने मुझे सब बताया था। मैंने एक कागज पर एक ऐसे व्यक्ति का नाम, नंबर और पता लिखकर दे दिया, जिस पर मुझे खुद से भी ज्यादा भरोसा था। मैं जानती थी कि वह मुझे बचाने जरूर आएगा। शिखा ने मेरा सारा सामान यशवंत के कमरे में शिफ्ट कर दिया। मैं बहुत अच्छे से तैयार हुई। आज मेरी सुंदरता के आगे चांद भी फीका था, लेकिन मेरा मन प्रतिशोध की आग में जल रहा। यशवंत का फोन आया, अब और ना तरसाओ सिया, जल्दी मेरे पास आ जाओ। मैंने उसका कमरा देखा था, इसलिए अपने आप पहुंच गई। आज उसका कमरा किसी आलीशान महल की तरह फूलों से सजा हुआ। उसकी रोशनी और खुशबू और धीमे बजने वाली संगीत की धुन किसी को भी मदहोश कर देने के लिए काफी थी। यशवंत मुझे देखकर मेरी सुंदरता पर फिदा होने का नाटक करता रहा। कभी मुझे गले लगाता और कभी मेरे माथे को चूमता। मैं भी मुस्कुराते हुए शर्मा रही थी, जबकि मेरा कलेजा बदले की आग में धधक रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि अभी उसकी जान ले लूं। लेकिन प्लान के मुताबिक हमें यशवंत को मारना नहीं था, बल्कि बाप बेटे की काली करतूत पुलिस के सामने लानी थी और कोठी में कैद मासूम लड़कियों को आजाद कराना था, जिसमें एक मेरी दीदी की नन्ही मासूम बेटी भी थी। मेरी गुड़िया को भी इस नर्क से निकालना था। यशवंत ने अपनी मुट्ठी में एक बहुत ही महंगी और टेस्टी टॉफी पकड़ रखी थी। उसने कहा, अपनी प्यारी बीबी का स्वागत इस मिठास से करना चाहता हूँ। मैं समझ रही थी। टॉफी हाथ में लेकर मैंने कहा, मैं खाती तो नहीं हूँ, लेकिन आपने पहली बार मुझे कुछ दिया है, तो पानी के साथ जरूर खा लूंगी। वह मुस्कुराने लगा। मैं पानी लेने के बहाने टेबल तक गई, मुंह में टॉफी डालने का नाटक किया और उसको छुपा लिया। वह मेरे पास बैठा था। मैं सोच में पड़ गई कि यशवंत के रहते यह पुड़िया शराब में कैसे मिलाऊंगी। तब तक मम्मी जी का फोन आया। उन्होंने कहा, यशवंत, मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई है, पापा जी अभी नहीं आए हैं, तुम जाकर डॉक्टर को बुला लाओ। यशवंत ने मुझे सॉरी बोलते हुए कहा, थोड़ी देर तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा डियर, मैं मम्मी के पास जा रहा हूँ। घड़ी देखते हुए उसने कहा,
थोड़ी देर लग जाएगी। मैंने कहा, मैं भी साथ चलती हूँ। उसने हाथ बढ़ाकर मुझे रोकते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम ऐसे कहाँ जाओगी? मैं तो जा रहा हूँ ना, अभी आता हूँ। मैं मन ही मन खुश हो रही थी। अच्छे समय पर मम्मी जी की तबीयत बिगड़ी है। उसके जाते ही मैं पुड़िया पर लिखी बोतल के पास पहुंची। देखने के बहाने उसे उठाया, उसका ढक्कन खोलकर सूंघने लगी और पुड़िया में रखी गोलियां धीरे से बोतल में मिला दिया। अब मैं अपने बेड पर बैठी बड़ी सतर्कता के साथ आने वाले पल का इंतजार कर रही थी। वैसे तो मेरी सुहाग सेज सजी हुई थी, जिस पर दुल्हन बैठी अपने पति की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन मेरा मन प्रतिशोध की आग में जल रहा था। कमरे में चारों ओर मैंने नजर घुमाई। मध्यम रोशनी से नहाई दीवारों पर मुझे संगीता दीदी का मुरझाया हुआ कमजोर सा चेहरा नजर आने लगा। उस नशीले संगीत में मुझे संगीता दीदी की डूबती आवाज सुनाई देने लगी, जैसे उनकी जान निकल रही हो और वह मुझसे विनती कर रही हो, सिया, मेरी मौत का बदला लेना। इन वहशी दरिंदों ने मुझे बहुत दर्द से देकर मारा है, इन्हें भी उतना ही दर्द देना। मेरी आंखों के सामने वह मसनूस रात गुजर गई जब मैंने अपनी दीदी को तड़फ कर मरते हुए देखा था। वह घटना याद आ गई जिसने मेरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी थी। साथियों, कहानी अभी बाकी है। क्या सिया अपनी इज्जत बचा पाई? सिया और शिखा के अलावा वह तीसरा कौन था जो यशवंत का पर्दाफाश करने में उनकी सहायता कर रहा था? सिया ने कागज पर किसका मोबाइल नंबर और पता लिखा था? क्या वह समय पर मदद कर पाया? यह सब जानने के लिए कहानी का अगला भाग अवश्य देखें। साथियों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें तथा ऐसी ही और कहानी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।